हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जी आपका हिस्ट्री के इस रिवीजन बैच के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि हम हर वीक जो हैं हिस्ट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं। हाँ जी, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दोस्तों वो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो सिविलाइजेशन से ज़्यादा जो है रिलेटेड हैं। तो उसी टॉपिक्स के अंदर हम जो है क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट वीक पिछला हफ्ता भी किया था, उसे पिछले कुछ हफ्ते हमने मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो हैं हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के, और आपके सिलेबस सिविलाइजेशन का जो टॉपिक है, अलग अलग जो सिविलाइजेशन, उसके क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसके अंदर हमारा पहला जो सवाल है दोस्तों वो है कि हु वाज द किंग हु प्रोक्लेम्ड, ऐसा कौन सा राजा था जिसने प्रोक्लेम किया क्रिश्चियनिटी को रोम का ऑफिशियल रिलीजन। रोम का ऑफिशियल रिलीजन प्रोक्लेम करने वाला, बनाने वाला, घोषित करने वाला राजा कौन था? ऑक्टेवियन था, जूलियस सीजार था, एक्लीज था, या थियोडोसियस था? हाँ जी, तो चार हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑक्टेवियन, जूलियस सीजर, एक्लीज या थियोडियसियस। हाँ जी, तो क्या आंसर आएगा जी इसका? तो कौन सा ऐसा राजा था जिसने क्रिश्चियनिटी को एक ऑफिशियल जो है रिलीजन बनाया रोम का? हाँ जी, आंसर है हमारा दोस्तों डी। आंसर है हमारा इसका डी। डी जो है वो करेक्ट आंसर है, डी, थियोडोसियस इसका जो है सही आंसर है। हाँ जी, वैसे ऑप्शंस के अंदर थियोडोसियस 1 2 3 कुछ नहीं था, थियोडोसियस था, तो थियोडोसियस जो है हम आंसर मानते हैं। वैसे थियोडोसियस 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। इसने एडिक्ट इशू किया, थेसालोनिका का एडिक्ट 380 एडी के अंदर। ठीक है जी, थेसालोनिका का एडिक्ट, जिसमें इसने कैथोलिक ऑर्थोडॉक्सी जो है, ठीक है, नाइसन क्रिश्चियंस की, रोमन एम्पायर का स्टेट रिलीजन बना दिया, ऑफिशियल प्रोक्लेम कर दिया। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल के एक साल पहले हुआ। ठीक है, 381 में, बिफोर एक जो है कॉन्स्टेंटिनोपल ने 380, ठीक है, वो साल किस लिए इंपॉर्टेंट था? क्योंकि कॉन्स्टेंटीन जो था वो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्जेंस के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, इसने क्रिश्चियनाइजेशन की, रोमन एम्पायर की, कन्वर्जेंस बहुत की। ठीक है, बैटल ऑफ मिल्वियन ब्रिज रोम के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर है। बट कन्वर्जेंस करने के बावजूद भी क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन जो है नहीं बनाया गया था कॉन्स्टेंटिनोपल के टाइम में। सो कॉन्स्टेंटिनोपल के टाइम में नहीं बनाया गया था, वो किसने बनाया? थियोडोसियस ने। थियोडोसियस ने उसको ऑफिशियल रिलीजन प्रोक्लेम कर दिया 380 में, क्रिश्चियनिटी को रोम का अधिकारी, क्या, ऑफिशियल धर्म। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्यूनिफॉर्म वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, अब सवाल है कि क्यूनिफॉर्म जो है उसको सबसे पहले किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था? क्यूनिफॉर्म को सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? सुमेरियंस, अकेडियंस, इजिप्शियंस या इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा? अब मैं आपको बता दूं, क्यूनिफॉर्म जो है वो एक राइटिंग टेक्निक या राइटिंग का तरीका है। क्यूनिफॉर्म राइटिंग है। ठीक है, आंसर है क्यूनिफॉर्म को सबसे पहले किसने डेवलप किया था? सुमेरियन, एकेडियंस, इजिप्शियन यानी इजिप्ट के लोग, या आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग? हाँ जी, तो आंसर क्या है जी इसका? ए, सुमेरियन। क्यूनिफॉर्म को सबसे पहले डेवलप करने वाले थे सुमेरियंस। सुमेरियंस, हाँ जी। क्यूनिफॉर्म क्या है? एक सिस्टम ऑफ राइटिंग है, फर्स्ट डेवलप्ड बाय एंशियंट सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया। कब?
3500 बीसी में, 3500 बीसी में, ठीक है, 3500 बीसी में। अब ये जो चीज है इसको बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है बहुत सारे कल्चरल कंट्रीब्यूशन में सुमेरियंस के इतने सारे कल्चरल कंट्रीब्यूशन में ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कल्चरल कंट्रीब्यूशन है सुमेरियंस का कि उन्होंने क्यूनिफॉर्म जो है एक सिस्टम ऑफ राइटिंग जो है उसको डेवलप कर दिया। अब ये जो आपको इमेज दिख रही है यहाँ पर, ये इमेज जो है ये उसी चीज की इमेज है, ठीक है जी, ये क्यूनिफॉर्म की इमेज है, इट्स ए इमेज ऑफ क्यूनिफॉर्म, ये तरीका था, ठीक है जी। सिस्टम ऑफ राइटिंग्स डेवलप्ड बाय सुमेरियंस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उरुक और लागेश जो हैं, तीन बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं, उरुक और लागेश, ये किस सिविलाइजेशन के शहर थे? ये मेसोपोटामिया के शहर थे, ये इजिप्ट के शहर थे, ये रोमन शहर थे, या ये इंडस सिविलाइजेशन के शहर थे, ठीक है। उरुक और लागेश वर सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया, दोबारा रिपीट करता हूं, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस सिविलाइजेशन या रोमन सिटीज, रोम के शहर। हाँ जी, तो आंसर क्या है दोस्तों हमारा इसके अंदर? आंसर है जी मेसोपोटामिया। उरुक और लागेश जो है ये मेसोपोटामिया के शहर थे। सिटीज बिलोंग टू मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है। अब यहां पर हम देख सकते हैं उर और लागेश वर सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया, वर सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया, ठीक है जी। ये नदी है टिग्रिस, टाइग्रिस, यूफ्रेट्स, ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन आता है यूफ्रेट्स और टाइग्रिस जो है नदियां, उनके ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ है, ये सारे ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर चार मेसोपोटामिया के देवताओं के नाम दिए हुए हैं। चार देवता कौन से? अनु, एनलिल, उतु और रा, ठीक है जी, ईरा। अनु, एनिल, अतु और रा, तो चार हैं। तो सवाल क्या है कि इनमें से कौन सा जो है मेसोपोटामिया का गॉड नहीं है? सवाल सीधा है, इनमें से कौन जो है वो मेसोपोटामिया का जो है गॉड नहीं है? अनु क्या है? फादर ऑफ गॉड्स, भगवानों का देवता, देवताओं के पिता और आकाश के देवता, ज्यूज के समान, सिमिलर टू ज्यूज। ज्यूज क्या है? एक ग्रीक गॉड है। एनलिल, हवा के देवता, हवा के देवता। उतु, सन गॉड, सूर्य देवता, सत्य और न्याय के भगवान, सत्य और इंसाफ के देवता। फिर है रा, ये भी जो है सूर्य के देवता के रूप में देखा जाता है, ईरा को भी, एरा को भी। तो इनमें से कौन सा ऐसा देवता है, कौन से ऐसे देवता हैं जो मेसोपोटामिया के देवता नहीं है? जो मेसोपोटामिया के देवता, प्राचीन मेसोपोटामिया का देवता नहीं है। हाँ जी, आंसर क्या है जी हमारा? डी। आंसर क्या है हमारा? डी, ठीक है। अनु, जो फादर ऑफ गॉड्स एंड गॉड ऑफ द स्काई, सिमिलर टू ज्यूज, ज्यूज के तरीके से। अनु मेसोपोटामिया का गॉड है, मेसोपोटामिया के देवता हैं। एनलिल, गॉड ऑफ द एयर, गॉड ऑफ द एयर। तीसरा उतु, सन गॉड, लॉर्ड ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, लॉर्ड ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। देखिए ये तीन है। सो एरा जो है, ईरा, वो नहीं है देवता, ठीक है जी। सो आंसर हो गया हमारा डी। आगे चलें। नेक्स्ट, विच इजिप्शियन किंग वांटेड इजिप्ट टू वर्शिप द गॉड ऑफ द सन
एतौन एज द ओनली गॉड। मिस्र का कौन सा राजा चाहता था कि मिस्र सूर्य देवता एटन को एकमात्र देवता के रूप में पूजे? कौन सा ऐसा इजिप्शियन राजा था जो चाहता था कि जो इजिप्ट है, मिस्र है, वो केवल एटन जो गॉड है, एटॉन या एटन जो गॉड है, केवल उसी को भगवान देवता सभी के रूप में सिर्फ उसी को पूजे और किसी देवता को नहीं। नेफरीती, एखनेतौन, मैनेस, तूतेनखामेन, 4 ऑप्शंस है हमारे पास। हाँ जी, नेफरीती, एखनेटॉन, मैनेस या तूतेनखामेन, इनमें से कौन सा राजा था, किंग था, जो सिर्फ चाहता था कि एटॉन जो है, एटॉन देवता की ही पूजा की जाए और किसी देवता की कोई पूजा ना की जाए? हाँ जी, और किसी देवता की जो पूजा है ना की जाए। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? आंसर आ गया जी हमारा बी। आंसर आ गया हमारा बी, एखनेतौन। आंसर आ गया बी, एखनेतौन। ठीक है, चलो अब एखनेतौन की बात करते हैं। वांटेड इजिप्ट टू वर्शिप द गॉड ऑफ द सन एटन एज द ओनली गॉड। उसने क्या किया, एखनेतौन ने सारे टेंपल क्लोज कर दिए दूसरे देवताओं के लिए और बहुत सारा सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी। ठीक है जी, उसकी और उसकी वाइफ जो है नेफरतीती, वो बहुत अनपॉपुलर रूलर बन गए। उनकी डेथ के बाद जो तुतनेखामेन है, जिन्हें किंग तूत कहा जाता है, उसने पुराने जो पूजा करने के तरीके थे उसको दोबारा जो है रिस्टोर कर लिया। सो एखनेतौन जो है वो था राजा एखनेतौन, उसने जो है सिर्फ एटन को भगवान डिक्लेयर किया, बाकी सब बंद कर दिया। स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा सख्ती से काम किया, सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल कर दिया पूरे मिस्र का। बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज होनी शुरू हो गई। दोबारा रिस्टोर किया गया किसके द्वारा? हाँ जी, तुतनेखामेन द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस मिस्र के राजा के लिए महान पिरामिड नहीं बनाए गए थे? हम सबको पता है इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स का कंसेप्ट मूवीज के अंदर देख लिया, बहुत सारी चीजों के अंदर देख लिया। ममीफिकेशन का कंसेप्ट देखा होगा आपने, ममीज का, वो भी इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। तो सवाल यह है कि इनमें से कौन सा मिस्र का राजा था जिसके लिए वो पिरामिड नहीं बनाए गए थे, जिसके लिए वो पिरामिड जो है नहीं बनाए गए थे? हाँ जी, दोसर था, खुफू था, खाफरा था या मेनकौरा था? हाँ जी, जोसर, खुफू, खाफरा या मेनकौरा, 4 राजा हैं। इनमें से किसके लिए मिस्र के जो ग्रेट पिरामिड्स हैं, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ मिस्र, इजिप्ट, वो नहीं बनाए गए थे? हाँ जी, दोसर, जिसे जोसर भी कहते हैं, खुफू, खाफरा, मेनकौरा। आंसर क्या आ गया जी हमारा? ए। आंसर क्या आ गया जी हमारा? ए, जोसर, दोसर। ठीक है, अब जो ओल्ड किंगडम था उसकी 26, 86 और 2186 बीसी तक, ठीक है, वो शुरू होता है थर्ड डायनेस्टी ऑफ फेरोज, फेरोज की तीसरी डायनेस्टीज के साथ 2630 बीसी के आसपास। अब इसी थर्ड डायनेस्टी का राजा था जोसर, जोसर। उसने एक आर्किटेक्ट जिसका नाम था, हाँ जी, इमहोतेप, जो एक आर्किटेक्ट था, शिल्पकार था, प्रीस्ट था और हीलर था। ठीक है, उसने एक फ्यूनरेरी मॉन्यूमेंट जो है, फ्यूनरेरी मॉन्यूमेंट होता है कब्र के तरीके से, फ्यूनरल होता है संस्कार करना किसी का मरने के बाद जो होता है, फ्यूनरल की तरह का एक मॉन्यूमेंट तैयार करने की गुजारिश की उसको कि मेरे लिए एक ऐसा मॉन्यूमेंट तैयार किया जाए। ठीक है, हुआ क्या, उससे दुनिया का पहला मेजर स्टोन बिल्डिंग बनी
जिसे कहा गया स्टेप पिरामिड एट सकारा नाम की जगह पे, मेम्फिस के पास इजिप्ट में। ठीक है, उसके बाद जो पिरामिड बिल्डिंग की वहां में इजिप्ट पे एक रीत शुरू हुई, एक कल्चर हुआ शुरू। तो इजिप्शियन पिरामिड बिल्डिंग अपने पीक पर पहुंची, ग्रेट पिरामिड जो गीजा में बनाया गया, कायरो सिटी के बाहर बाहर की तरफ, बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे। ठीक है, अब वो बिल्ट फॉर किसके लिए किया गया? खूफू, या जिसे चियोप्स भी कहा जाता था ग्रीक में, जिसने 2579 से लेकर 2566 बीसी तक रूल किया। बाद में हिस्टोरियंस ने 7 वंडर्स के अंदर भी इसको दर्ज कराया। एंशियंट ग्रीक, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, हेरोड्यूट्स, ठीक है, उसने अंदाजा लगाया कि उसको बनाने के लिए इतने मैन लगे और 20 साल लगे ग्रेट पिरामिड गीजा में बनाने के लिए। इसके अलावा 2 और पिरामिड बनाए गए गीजा में, खूफू के सक्सेसर खाफरा के लिए और मेनकोरा के लिए। ठीक है, ये फ्यूनरल मोन्यूमेंट्स थे, फ्यूनरल मोन्यूमेंट्स, दीज आर कॉल्ड फ्यूनरल मोन्यूमेंट्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मिस्र का ऐसा कौन सा राजा है जिसका मकबरा, टॉम्ब जो है आज भी बरकरार है, जैसी बनाई थी वैसी की वैसी बरकरार है? रामसेस II, एखनेतौन, मेनेस या तूतनखामेन। 4 आपके पास किंग हैं, आपको बताना है कौन सा ऐसा मिस्र का राजा है जिसकी वो कब्र जो है आज भी वैसे की वैसी ही बरकरार है, जैसी स्टिल इंटैक्ट, जैसी कभी बनाई गई थी। हाँ जी, रामसेस, एखनतौन, मेनेस या तूतनखामेन। हाँ जी, आंसर क्या आएगा? डी, तूतनखामेन। तूतनखामेन, 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 जिसे किंग तूत भी कहा गया है, तूतनखामेन। फेरो बनते हैं 9-10 साल की उम्र में। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ एखनतौन, ओल्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस को दोबारा शुरू करते हैं इजिप्ट के अंदर। सिर्फ अकेले ऐसे हैं जिनकी टॉम्ब, कब्र आज भी वैसी ही मिलती है जैसी बनाई गई थी। ओनली टॉम्ब टू बी फाइंड इंटैक्ट, ओनली टॉम्ब टू बी फाइंड इंटैक्ट, टू बी फाउंड इंटैक्ट, वैसी की वैसी। किंग तुत या तूतनखामेन। हाँ जी, आगे चले। नेक्स्ट, द लास्ट फेरो ऑफ इजिप्ट, मिस्र का अंतिम फेरो कौन था? फेरो का मतलब किंग ही होता है। क्लेओपात्रा 7th, एखनतौन, मेनेस या तूतनखामेन। मिस्र का आखिरी फेरो जो है वो कौन था? क्लेओपात्रा 7th, एखनतौन, मेनेस या तूतनखामेन। द लास्ट फेरो ऑफ इजिप्ट, लास्ट फेरो। आंसर क्या आएगा दोस्तों? ए, क्लेओपात्रा 7, क्लेओपात्रा 7th। हाँ जी, द लास्ट रूलर ऑफ पेटोलमिक इजिप्ट, लेजेंडरी क्लेओपात्रा 7th। इसने क्या किया? सरेंडर कर दिया इजिप्ट को, इजिप्ट टू द आर्मीज ऑफ ऑक्टेवियन, बाद में जो अगस्तस बना राजा। ठीक है जी, उसके बाद रोमन्स का रूल शुरू होता है। यहां पर 6 सेंचुरीज आती हैं, जिसके बाद अगली 6 सदियों तक जो है यहां पर रोमन्स जो हैं वो राज करते हैं, रोमन्स। ठीक है, जिसमें क्रिश्चियनिटी जो है ऑफिशियल रिलीजन बनता है रोम का, रोमन एम्पायर्स के प्रोविंसेस का, जिसमें इजिप्ट भी था। ठीक है, उसके बाद इजिप्ट की कॉन्क्वेस्ट की अरब्स ने 7th सेंचुरी में। फिर यहां से इस्लाम शुरू होता है यहां पर, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इंट्रोडक्शन की जाती है। ठीक है,
जो एक एस्पेक्ट बनता है एंशियंट इजिप्शियन कल्चर का एंड कंट्री को लेके जाता है मॉडर्न इनकारनेशन की तरफ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम इन इजिप्ट। ठीक है जी। सो आंसर हमारा क्या हो गया? क्लियोपात्रा 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, मिस्र का अंतिम राजवंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्लियोपात्रा 7th, एखेनतोन, मेनेस या पटोलमी? क्लियोपात्रा 7th, एखेनतोन, मेनेस या पटोलमी? या पटोलमी? पटोलमी, हाँ जी। मिस्र का आखिरी जो है राजवंश, लास्ट डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, सवाल ये आंसर क्या है दोस्तों? पटोलमी। पटोलमी, पटोलमी। हाँ जी, इसका आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें हिंदी का थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, देख लेते हैं। फिर भी ये क्वेश्चन है कि हेरोग्लिफिक्स क्या चीज है? व्हाट वर हेरोग्लिफिक्स? कोई एंशियंट रोमन सिटी है, एंशियंट इजिप्शियन राइटिंग है, एंशियंट ग्रीक वॉर है, या एंशियंट चाइनीज वॉर स्टोरी है? तो ये क्वेश्चन था हमारा कि हेरोग्लिफिक्स जो है वो क्या चीज है? आंसर इसका हो गया हमारा बी, एक एंशियंट इजिप्शियन राइटिंग टेक्निक है, राइटिंग है। आंसर क्या हो गया? बी। आंसर क्या हो गया? बी, हेरोग्लिफिक्स। ठीक है, अब यहां पर क्या चीज है? हेरोग्लिफिक्स क्या चीज है? एंशियंट इजिप्शियन सिस्टम है राइटिंग का, जिसके अंदर थोड़ी सी वोकैबुलरी है ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन से। अब जिसके अंदर क्या है? इजिप्शियन सिस्टम है राइटिंग का, जिसके अंदर पिक्चर्स यूज की जाती हैं, सिंबल्स यूज किए जाते हैं वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हेरोग्लिफिक्स के अंदर। ठीक है, यह लिखी जाती है किसके ऊपर? पेपिरस के ऊपर। पेपिरस से क्या बना दुनिया के अंदर? किसकी इन्वेंशन हुई? पेपर की। पेपर की। सो पेपर की इन्वेंशन जो है वो पेपिरस से मानी जाती है। उसके ऊपर एंशियंट जो सिंबल्स ये लिखे जाते थे, जिसे हेरोग्लिफिक्स कहा जाता है, राइटिंग टेक्निक है इजिप्ट की। सो पेपर जो है यहां से आया, इजिप्ट से। ठीक है जी। दूसरा है फेरो। फेरो होता है एक रूलर एंशियंट इजिप्ट के अंदर, जिसे इजिप्शियन गॉड या किंग कहा जाता है। जैसे हमने इससे पहले देखा, फेरो का कंसेप्ट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, सो फेरोज क्या है? एक रूलर है एंशियंट इजिप्ट के अंदर, ऑफन रेफर टू एज इजिप्शियन गॉड और किंग। फिर पिरामिड्स। पिरामिड्स के ऊपर भी हमने क्वेश्चन देखे। पिरामिड्स एक लार्ज स्ट्रक्चर हैं, एंशियंट इजिप्ट के अंदर बनाए जाते थे, जिसका स्क्वायर बेस होता था और 4 ट्रायंगुलर साइड्स होती थी, जो एक पॉइंट के ऊपर मिलते थे। ट्रायंगुलर साइड्स मीटिंग एट ए पॉइंट, और उसके अंदर टॉम्स रखी जाती थी, कब्रें बनाई जाती थी। किसकी? फेरोज की। फेरोज की। ठीक है, फिर एक चीज है ममीफिकेशन। ममीफिकेशन क्या है? द मेथड ऑफ एम्बेलमिंग और ट्रीटिंग द डेड बॉडी। जो इजिप्शियन अपनी डेड बॉडीज को मरने के बाद ट्रीट करते थे, उसे ममीफिकेशन कहा जाता था। ठीक है, बॉडी को प्रिजर्व करके रखते थे वो आफ्टर लाइफ के लिए, बहुत लंबे टाइम तक, तभी तो वो मम्मी का कंसेप्ट आता है। ठीक है, फिर है नाइल रिवर। ये भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड दैट फ्लो साउथ टू नॉर्थ इन अफ्रीका। ठीक है, फिर नाइल रिवर हो गया। पेपरस, ये भी हमने पहले देख लिया। ये ग्रो होता है मार्शी एरियाज अराउंड द नाइल रिवर। एंशिएंट इजिप्ट के अंदर वाइल्ड प्लांट है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ यूजेस के लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिकली यूज्ड टू मेक पेपर, जो हमने देखा है यहां पर, यूज्ड टू मेक पेपर, यूज्ड टू मेक पेपर। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, विच डिस्कवरी हेल्प्ड डिकोडिंग हेरोग्लिफिक्स, ऐसी कौन सी डिस्कवरी थी जिसने चित्रलिपि, ये हीरोग्लिफिक्स को डिस्कवर करने में हेल्प की। विच डिस्कवरी हेल्प्ड डिकोडिंग। अब हीरोग्लिफिक्स क्या था? पिक्चर्स का एक पैटर्न था, पिक्चर्स का, सिंबल्स का एक पैटर्न था, वर्ड्स के साथ जिसको एसोसिएट किया जाता था, उसे हीरोग्लिफिक्स कहा गया इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर। तो सवाल यह है कि किसने हेल्प की डिकोड करने में उस हीरोग्लिफिक्स को, उन सिंबल्स को, उन साइंस को? तो रोसेटा स्टोन, खुफू का पिरामिड, एमोन रे का हैंड इंप्रेशन, या ओल्ड किंगडम्स की राइटिंग? आंसर क्या है? रोसेटा स्टोन। हाँ जी, तो आंसर क्या हो गया? रोसेटा स्टोन, रोसेटा स्टोन, रोसेटा स्टोन, रोसेटा स्टोन। ठीक है, रोसेटा स्टोन क्या है? बहुत लंबे समय तक जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हीरोग्राफिक्स को जो है, हीरोग्राफिक्स को डिकोड नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए, उसका मतलब नहीं समझ पाए, ट्रांसलेशन नहीं हो पाई। उसके बाद रोसेटा स्टोन डिस्कवर होता है। ठीक है, इसके अंदर 3 लैंग्वेज के सेम पैसेजेस थे, सेम पैसेजेस इन तीन लैंग्वेज के अंदर पैसेज जो हैं वो इसके ऊपर लिखे हुए थे सेम, हीरोग्लिफिक्स, ग्रीक और डेमोटिक, जिससे उसका मतलब जो है डिकोड हो गया। ठीक है, इट कंटेन्ड द सेम पैसेज इन 3 लैंग्वेज, जिनमें से एक लैंग्वेज हीरोग्लिफिक्स की थी। ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर जो यूज होता था। नेक्स्ट, मिस्र का महिला राजा फेरो, फ्रो, हु वाज द फीमेल किंग फ्रो ऑफ इजिप्ट? 4 हैं, क्लियोपात्रा 7th, हेट्सपुट, मैनेस या नेफरीती? हाँ जी, क्लियोपाट्रा 7th, हेतेशपुत, मैनेस या नेफरीती, फीमेल किंग ऑफ इजिप्ट? हाँ जी, क्या आंसर आएगा? आंसर आ गया जी बी, हेतेशपुत। आंसर आ गया जी बी, हेतेशपुत, फीमेल किंग फ्रो ऑफ इजिप्ट। ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू बी फेरो, ये पहली महिला थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ फेरो एंड मदर एंड रीजेंट ऑफ फेरो। इन्होंने अपने आप पावर ली, अपने आप को एक आदमी की तरह पोज किया, अपनी अथॉरिटी को सीमेंट करने के लिए बहुत सारे मोन्यूमेंट्स और टेम्पल्स बनवाए इजिप्ट के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, हेटशेप्सत, ठीक है, हेतेशपुत भी जिसे कहा जाता है, हेतशेप्सत, हेतेशपुत। हाँ जी, आगे चले। नेक्स्ट, हु यूनाइटेड अपर इजिप्ट, किसने यूनाइट किया अपर इजिप्ट को एंड लोअर इजिप्ट को, जिनको दोनों को ज्वाइन करके एक यूनाइटेड, एक साझा जो है, एकजुट, एक संयुक्त साम्राज्य बन गया? रैमसेस 2, हेतेशपुत, मैनेस या एखनतौन? हाँ जी, अपर इजिप्ट, लोअर इजिप्ट, यूनाइटेड किंगडम बन गया, एक इकट्ठा एक साझा साम्राज्य बन गया इजिप्ट का। रैमसेस 2, हेतेशपुत, मेनेस, एखनतौन, एखनेतौन? हाँ जी, क्या आंसर आएगा जी? साझा साम्राज्य बन गया, किसके अंडर? आंसर क्या है जी? सी, मैनेस। आंसर क्या है जी? सी, मैनेस। आंसर क्या है जी? सी, मैनेस। द हिस्ट्री ऑफ, कैसा कहा जाता है कि द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट बिगिंस विद मैनेस, कि जो हिस्ट्री है इजिप्ट की वो बिगिन होती है मैनेस के साथ। मैनेस ने क्या किया? यूनाइट कर दिया अपर इजिप्ट एंड लोअर इजिप्ट को। ठीक है, इजिप्शियन डायनेस्टी पहली इस्टेब्लिश कर दी गई। मैप के अंदर देख सकते हैं, अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट दोनों को जो है ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ दीज किंग्स फेरो रूल्ड अर्लीस्ट क्रोनोलॉजिकली। अब चार हैं हमारे पास। किस राजा, इनमें से किस राजा फेरो मिस्र ने कालानुक्रमिक जो है रूप में सबसे पहले शासन किया? जोसर, खूफू, खाफरा या मेनकौरा। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। जोसर, खूफू, खाफरा या मेनकौरा। क्रोनोलॉजिकली कालानुक्रमिक रूप में सबसे पहले शासन किया, क्या आंसर आएगा जी? आंसर क्या है? ए, जोसर। आंसर क्या है जी? जोसर जो है करेक्ट आंसर है। हाँ जी, ये वही है ओल्ड किंगडम जिसके अंदर किंग जोसर आते हैं। हमने पहले भी देखा कि ओल्ड किंगडम जो है वो थर्ड डायनेस्टी ऑफ फेरो से शुरू होता है 2630 के आसपास, जिसमें किंग जोसर एक आर्किटेक्ट को पिरामिड बनाने के लिए कहता है। ठीक है जी, ये वही है सारा। ठीक है, सो क्रोनोलॉजिकली जो है किंग जोसर जो है वो सबसे पहले आते हैं, उसके बाद बाकी आते हैं खूफू, खूफू के सक्सेसर खाफरा। ठीक है, ये सारे बहुत बाद में आते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ममीफिकेशन इन एंशियंट इजिप्ट विच पार्ट ऑफ बॉडी वाज नॉट रिमूव्ड। जब वो डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए रखते थे लंबे टाइम के लिए, ठीक है, तो कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जिसको नहीं निकाला जाता था बॉडी के अंदर से? प्राचीन मिस्र में ममीकरण के दौरान शरीर का कौन सा अंग नहीं हटाया जाता था? लंग्स, फेफड़े, ब्रेन, दिमाग, लीवर या हार्ट। लीवर, यकृत या हार्ट, हृदय। फेफड़े, मस्तिष्क, मस्तिष्क, यकृत या हृदय? हृदय, हृदय। बताओ, हार्ट, लीवर, लंग या ब्रेन, कौन सा बॉडी पार्ट नहीं हटाया जाता था बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम? आंसर क्या है जी हमारा? ए, लंग्स। फेफड़े जो हैं, फेफड़े नहीं हटाए जाते थे। ठीक है, ममीफिकेशन को अब बहुत सारी मूवीज के अंदर, वेब सीरीज के अंदर बहुत जगह देखते हो, वो पट्टियां बिल्कुल लपेटी हुई एक लाश की तरह चलते हैं। कार्टून्स के अंदर हम बचपन में देखते रहे हैं कि वो मम्मी पीछे भागता है। वो सारा जो सिस्टम है वो सारा यहीं से आया हुआ कंसेप्ट है, वो ये इजिप्ट का मम्मीज का कंसेप्ट है बेसिकली। ठीक है जी, ममीफिकेशन है क्या? बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, इजिप्ट के अंदर माना जाता था कि बॉडी को क्यों प्रिजर्व किया जाता है? ताकि जो सोल है, आत्मा, वो आफ्टर लाइफ तक जो है रह सके। ठीक है, इजिप्शियंस ने एक प्रोसेस चलाई, प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन जिसे कहा गया। हाँ, ये एक्सपेंसिव बहुत थी क्योंकि बॉडी को प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, ओल्ड किंगडम में ये लग्जरी जो है, पुराना जो इजिप्शियन के जो राजे थे, ओल्ड किंगडम था, जो रिच बंदे थे, राजे महाराजे थे, उनके खानदान के, वही इसको प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, पहले बॉडी को जो है वॉश किया जाता था बहुत अच्छे तरीके से, फिर इंटरनल ऑर्गन्स को जो है, जिसके अंदर लंग्स, स्टमक, लीवर और इंटेस्टाइन, उनको रिमूव कर दिया जाता था। ठीक है, हार्ट को जो है लेफ्ट इन द बॉडी बिकॉज द इजिप्शियन व्यूड इट एज द सेंटर ऑफ इमोशन। ब्रेन को रिमूव कर दिया जाता था, नोज और नोज के थ्रू और फेंक दिया जाता था। ठीक है, और उनको लगता था कि कोई पर्पस सर्व नहीं करता। बॉडी को पैक किया जाता था, नेट्रॉन के अंदर एक ड्राइंग एजेंट होता था, और 70 दिन के लिए रख दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद बॉडी को रैप किया जाता था लिनन, लिनन जैसे आज कपड़ा है, लिनन का कपड़ा होता है, लिनन विद ट्री रेजिन्स फॉर ग्लू। मैजिकल एमुलेट्स यूज किए जाते थे, उनके साथ बॉडी को जो है ब्यूरी कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। ठीक है जी, सो इसका आंसर जो है क्या है? इसका आंसर हमारे पास डी है, हार्ट। ए नहीं है, लंग्स को निकाल दिया जाता था। डी जो है वो करेक्ट आंसर है।
द हार्ट वॉज लेफ्ट इन द बॉडी, दिल को छोड़ा जाता था बॉडी के अंदर, ठीक है। लंग्स वगैरह तो सारे पहले निकाल लिए जाते थे, ठीक है जी, लंग्स वगैरह जो है वो पहले निकाल लिए जाते थे। आगे चलते हैं, ये सारा सामान था जो यूज किया जाता था। नेक्स्ट, द बेस्ट नोन पीस ऑफ मेसोपोटामियन लिटरेचर, मेसोपोटामिया के साहित्य का सबसे प्रसिद्ध टुकड़ा लिटरेचर के अंदर क्या चीज है? गिलगामेश का एपिक है, रोसेटा स्टोन है, हेरोग्लिफिक्स है, या क्यूनिफॉर्म है? इनमें सबसे ज्यादा मेसोपोटामिया के साहित्य का प्रसिद्ध टुकड़ा जो है वो क्या है? गिलगामेश एपिक, रोसेटा स्टोन, हेरोग्लिफिक्स, या क्यूनेफॉर्म? हाँ जी, हाँ जी, आंसर क्या है जी इसका? गिलगामेश एपिक, गिलगामेश का महाकाव्य एपिक। अब गिलगामेश का महाकाव्य है क्या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर? अब क्या है कि गिलगामेश जो है वो एक बहुत क्रूअल राजा था, एक कहानी के थ्रू समझते हैं। गिलगामेश क्या है? एक क्रूअल राजा था, वो उरुक के शहर के ऊपर राज करता था। कई साल क्रुएलिटी बहुत दिखाने के बाद जो उरुक के लोग थे उन्होंने देवताओं से, भगवान से प्रार्थना की कि गिलगामेश को किसी तरीके से रोका जाए, ठीक है। तब गॉड्स ने क्या किया? एक वाइल्ड मैन जिसका नाम था इनकीदू, इनकीडू या इनकीदू, उसको भेजा लोगों की मदद के लिए, ठीक है। इनकीदू भी वैसा ही स्किल्ड था जैसे गिलगामेश था और उसको लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया। इनकीदू ने कहा गिलगामेश को कि वाकई अगर तेरे में दम है तो मेरे से बैटल लड़ाई कर और मुझसे जीत के दिखा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मेरे साथ लड़ाई कर और पता लगेगा कि उरुक का हीरो कौन है, ठीक है। तो दोनों की जैसे ही लड़ाई शुरू हुई उन दोनों को पता लगा कि वो दोनों बिल्कुल इवनली मैच्ड हैं, बराबर हैं, बराबर हैं, लड़ाई में कोई एक दूसरे को नहीं हरा सकते। तो हुआ क्या कि वो दोनों दोस्त बन गए। फिर इनकीदू ने गिलगामेश को कहा कि उनको अपनी जो पावर्स हैं उसको अच्छे के लिए यूज करना चाहिए, ना कि बुरा कर्म करने के लिए, ठीक है। फिर गिलगामेश ने ये सब करना शुरू किया और वो दोनों जो हैं एडवेंचर्स के ऊपर जाने लगे, एडवेंचर के ऊपर, ठीक है, एडवेंचर्स के ऊपर जाने लगे। और उनका एक लास्ट एडवेंचर था जिसमें गिलगामेश और इनकीदू जो है लकड़ियों के अंदर पहुंचे जिसे सिडार वुड्स कहा जाता था। वहां पे उनकी लड़ाई हुई एक ईवल के साथ जिसका नाम था ओग्रे, हुम्बाबा, हुम्बाबा। उन दोनों ने क्या किया? हुम्बाबा को मार दिया। बट जो गॉड थे, वहां के देवता थे, वो प्रसन्न नहीं हुए, उन दोनों से नाराज हो गए, ठीक है। गॉड्स ने क्या किया? देवताओं ने क्या किया? गिलगामेश को पनिश किया और इनकीदू को भी पनिश किया। पनिश कैसे किया? इनकीदू की जान ले ली देवताओं ने। ये कहानी है जो एक स्टोरी की तरह चल रही है, इंटरेस्टिंग है, कहानी है कि इनकीदू की लाइफ जो है वो ले ली किसने? देवताओं ने, गॉड्स ने, ठीक है। जिससे गिलगामेश को बहुत बुरा लगा, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया, ठीक है। सो गिलगामेश ने क्या किया? वो उत्नापिशितिज्म को ढूंढने लगा। उसको टेंशन होगी, स्ट्रेस हो गया कि आज जो है इनकीदू मर गया, कल को मेरी भी बारी आएगी। तो इजिप्ट के अंदर, वहां पर मेसोपोटामिया के अंदर मशहूर था कि उत्नापितिशम नाम का एक बंदा है जो एटर्नल है, अमर है। अगर उसको ढूंढ लिया जाए, गिलगामेश ने सोचा, तो शायद मैं भी अमर हो जाऊंगा, ठीक है। तो गिलगामेश जो है उत्नापिशिम के पास पहुंचा और अपनी एटर्नल लाइफ के लिए, अमर होने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। तो उत्नापिशिम ने क्या कहा कि ओनली जो भगवान है वो इमोरलिटी जो है, इमोरल जो चीज है, इमोरलिटी वो ग्रांट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। सो गिलगामेश ने क्या किया? ठीक है, गिलगामेश को कहा कि जो है एक प्लांट है बॉटम ऑफ द ओशन,
उसको ढूंढा जाए, वो उसको एटर्नल लाइफ ग्रांट कर देगा। ठीक है, सो गिलगमेश ने वो प्लांट ढूंढ लिया बॉटम ऑफ द ओशन। वो ढूंढते ढूंढते वो एक डीप स्लीप के अंदर चला गया। जब वो सो रहा था तो एक स्नेक आया और उसने वो प्लांट खा लिया। सो गिलगमेश जो है जब उठा, उसने देखा कि स्नेक जो है वो अपनी जो खाल है वो उतार रहा है, स्किन, और खाल उतार के वो बार बार दोबारा रीबॉर्न हो रहा है। तो उसने कुछ समझा, लेसन लिया, तो दोबारा उरुक में गया और वो हम्बल हो गया, बेटर किंग बन गया। मतलब बार बार जिंदगी और उसके चक्कर का उसे समझ आ गया। तो उसने किसी को हर्ट नहीं किया, इनोसेंट पर्सन को, और वो डेथ को भी अब एक्सेप्ट कर लिया उसने कि एक दिन मुझे भी जो है मरना पड़ेगा। ठीक है, और उसने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि हर एक जो चीज जिंदा है, मतलब ये जो लेसन है कि उसे मरना भी पड़ेगा, ये लेसन है ये बताने के लिए कि जो अल्टीमेटली जो है डेथ है वो रियलिटी है, और एवरीवन, सबको जो है हम्बल रहना चाहिए और गुड डीड्स करनी चाहिए, यानी अच्छे कर्म जो है वो करने चाहिए और हम्बल जो है वो रहना चाहिए। सो ये एक टेल है, एक कहानी है। ठीक है जी, मेसोपोटामिया लिटरेचर की, गिलगमेश जिसे कहा जाता है, गिलगमेश का इपिक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि क्यूनिफॉर्म जो है वो किसके ऊपर जो है राइटिंग टेक्निक जो है वो किसके ऊपर परफॉर्म की जाती है? आंसर क्या है? वेट क्ले टैबलेट के ऊपर। ठीक है, वेट क्ले टैबलेट के ऊपर, गीली मिट्टी के ऊपर, गीली मिट्टी के फट्टे के ऊपर, टैबलेट के ऊपर जो है क्यूनिफॉर्म राइटिंग जो है, जो उसके सिंबल्स वगैरह सारे जो है वो बनाए जाते हैं। क्यूनिफॉर्म क्या होता है हमने पहले जो है देख लिया था। ठीक है, तो ये है क्या चीज, ये डेवलपमेंट है क्यूनिफॉर्म की 3000 बीसी से 600 बीसी तक। पहले ऐसे था, पहले जो है पिक्चर्स में अर्ली ईयर जो है बारले का जौ जो होता है ऐसे था, फिर वो ऐसे हो गया 2800 बीसी में, 600 बीसी में वो ऐसा बन गया। ठीक है, फिर हेड एंड बॉडी थी आदमी की, पहले वो ऐसे पोजीशन की जाती थी, फिर ऐसे होगी, फिर अल्टीमेटली ऐसे बन गई। फिश जो थी बाद में ऐसी बन गई। 600 बीसी में साइंस जो है वो कितने डिफरेंट हो गए, 600 बीसी में जो साइंस है वो कितने डिफरेंट हो गए। ठीक है, कितने ज्यादा डिफरेंट हो गए साइन। क्यूनिफॉर्म जो है फर्स्ट रिटन सुमेरियन लैंग्वेज अराउंड 3500 बीसी, एक मिलेनियम तक बहुत इंपॉर्टेंस रही इस लैंग्वेज की। उसके बाद जो क्यूनिफॉर्म को लिखने की प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट रिगरस प्रोसेस है। ठीक है, और ये जो चीजें बिल्कुल बहुत कम किस्म के जो एलाइट प्रीस्ट और ऑफिशियल्स हैं उनको आता है इसको लिखना और समझना। राइटिंग जो यूज की जाती है लीगल और इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स क्ले टैबलेट्स के ऊपर। ठीक है, यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ लीगल एंड इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स उस समय के। ठीक है, नेक्स्ट एंशियंट मेसोपोटामियन एपिक ऑफ गिलगामेश हु वाज सेंट बाय गॉड्स टू फाइट गिलगामेश। ये हमने कहानी के अंदर देख ही लिया कि गिलगामेश के एपिक के अनुसार देवताओं द्वारा गिलगामेश के साथ लड़ाई करने के लिए किसको भेजा गया था? इनकीदू को, बाद में इनकीदू की भी डेथ हो जाती है। किसको भेजा गया था? इनकीदू को या इनकीडू को? ठीक है, ये हमने देख लिया सारा। ठीक है, नेक्स्ट जिगरूट्स वर बिल्ट इन। नेक्स्ट सवाल है कि जिगरूट्स जो हैं वो कहां पर बनाए गए? पुराने इजिप्ट के अंदर, पुराने मेसोपोटामिया के अंदर, एंशियंट रोम के अंदर, या एंशियंट ग्रीस के अंदर? ठीक है, सो एंशियंट ग्रीस, एंशियंट रोम, मेसोपोटामिया, एंशियंट रोम या एंशियंट इजिप्ट, किसके अंदर जो है ये बनाए गए जिगुरत्स? जिगुरत्स क्या है वो बताता हूं आपको। हाँ जी, तो क्या आंसर आएगा? आंसर क्या है जी? बी, प्राचीन मेसोपोटामिया में। ठीक है जी, प्राचीन मेसोपोटामिया में जिगुरत्स। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया जी? प्राचीन, पुराने मेसोपोटामिया में। ठीक है जी, 4 ऑप्शन थे हमारे पास, यहां पर 4 ऑप्शन थे।
हाँ जी, एंशियंट इजिप्ट के अंदर, एंशियंट मेसोपोटामिया के अंदर, हाँ जी, एंशियंट रोम के अंदर, एंशियंट ग्रीस के अंदर। ठीक है, ये एक पिरामिड की तरह बनने वाले टेम्पल्स थे जो उर शहर के अंदर ज्यादा बनाए जाते थे, उर के अंदर। पिरामिडिकल स्ट्रक्चरल टेम्पल जो है जिगरूथ्स, जिगुरत्स। नेक्स्ट, हम्मुराबी कोड वाज मेड बाय, हम्मुराबी का कोड जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? सुमेरियंस, अकादियंस, असीरियंस या बेबीलोनियंस? हाँ जी, सुमेरियन, अकादियंस, असीरियंस, बेबीलोनियंस, किनके द्वारा हम्मुराबी का कोड जो है, हम्मुराबी का कोड वो बनाया गया था? हम्मुराबी कोड। ठीक है, ये इसकी तरफ मत जाना, ये ग्रेट गूगल ने उसको सुमेरियंस को समरियंस पढ़ लिया, समर, समर से उसको ग्रीष्म काल बना दिया। ठीक है, अकादियन, असीरियन या बेबीलोनियंस? आंसर क्या है जी? डी, बेबीलोनियंस। ठीक है, बेबीलोनियंस। तो 4 ऑप्शन थी हमारे पास। ठीक है जी, सुमेरियंस, अकादियंस, असीरियंस या बेबीलोनियंस। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया जी हमारा यहां पर? बेबीलोनियंस, बेबीलोनियंस। हाँ जी, तो आज के क्वेश्चन जो हैं आपको कैसे लगे? हाँ जी, हम्मुराबी कोड जो हैं ये राइटिंग्स हैं। ठीक है, मेड बाय, ठीक है, बेबीलोनियंस। चलो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़िया लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर हम आगे भी मिलते रहेंगे। सो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।